नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9th की साइंस की पुस्तक को अध्ययन करना हमने प्रारंभ किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु और अणु, उसमें हम लोगों ने परमाणु के बारे में समझा तथा परमाणु से संबंधित कुछ गुणधर्म को हमने देखा और साथ ही साथ कुछ और जो प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं उसको हमने देखा। आज की वीडियो में हम लोग जहां तक खत्म हुआ था उसके आगे अध्ययन करेंगे और चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अणु। ठीक है, परमाणु से आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा आज का टॉपिक है अणु। अब अणु के विषय हम समझते हैं, क्या होता है, कैसा होता है और ये क्यों बनता है। देखिए, बात करें अणु की तो परमाणुओं के परस्पर संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। अर्थात अगर आप मोटा मोटा समझे तो एक अणु बनने के लिए कम से कम 2 परमाणु तो चाहिए। भाई, अगर अणु परमाणु से बन रहा है तो कम से कम 2 लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात ये होती है कि क्या 2 ही लोग हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं या 4 लोग हो सकते हैं या 5 लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये भी आता है। तो देखिए, पहली चीज, अणु बनने के लिए कम से कम 2 परमाणु तो चाहिए। उसके अतिरिक्त 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 10, 20, 25 भी हो सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो अणु के विषय हमने क्या सीखा। अणु क्या होता है? अणु परमाणुओं का संयोजन है। क्या है भाई? अणु परमाणुओं का संयोजन है। परमाणुओं का संयोजन है। ठीक है, परमाणुओं का संयोजन है जो रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। अब देखिए, अब इसमें मुद्दा ये आता है, कम से कम 2 परमाणु तो होने ही चाहिए। कम से कम 2 परमाणु होने ही चाहिए। तो परमाणुओं के संयोजन से या रासायनिक बंध द्वारा जब परमाणु मिल करके एक नया दो ऐसे देखिए, 2 परमाणु है, 2 परमाणु मिलकर के जब नई आकृति बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, ये अणु आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, 2 परमाणुओं के रासायनिक बंध से, आकर्षण बल से बंधे होने के कारण अणुओं का निर्माण होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अणु के बाद में अब हम समझते हैं, जैसे एक प्रकार के परमाणु, देखिए, जब एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे H और H मिलके क्या बना देते हैं? H2। O और O मिलके क्या बना देते हैं? O2। N और N मिलके क्या बना देते हैं? N2। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक बंध द्वारा अणु का निर्माण करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तत्वों के अणु। क्या कहा जाता है? तत्वों के अणु। ठीक है, तत्वों के अणु। अब बात को समझिएगा। देखिए, एक प्रकार के परमाणु से जब अणु बनता है तो उन्हें हम कहते हैं तत्वों के अणु। अब देखिए, तत्वों के अणु में अगर 2 परमाणु मिले हैं तो इनको हम कहते हैं द्विक परमाणु। क्या कहते हैं? द्विक परमाणु या द्विपरमाणु। कभी कभी हमसे पूछता है कि O2 में परमाणुकता क्या है? परमाणुकता मतलब एटोमेटिसिटी। तो परमाणुकता क्या होता है? जितने मिलके बने हैं। कितने मिलके बने हैं? 2। तो 2 हो गया। मान लीजिए आपके पास आ गया S6, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी परमाणुकता है। तो परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 6। भाई, जितने से मिलके बना है उतनी परमाणुकता हो जाएगी। इजी है। एक ही प्रकार के
परमाणुओं से बने अणु को हम कहते हैं तत्वों के अणु। अब हमारे पास केस आता है, मान लीजिए अलग अलग परमाणु के अणु को हम क्या कहेंगे। जैसे H और Cl मिलके क्या बनाते हैं, HCl, HNH3 यानी कि मान लीजिए 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है तो क्या बनाता है NH3। मान लीजिए SO2, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं यौगिक के परअणु, यौगिक के अणु। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं तत्वों के अणु। जब अलग अलग परमाणु मिलके अणु बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं यौगिक के अणु। ठीक है, अब देखिए यौगिक के जो अणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में। पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया यौगिकों के जो अणु या यौगिक अणु में जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में। जैसे अगर हम यहाँ कहें इसका जो भार होगा वो 14 होगा और ये 3, तो 14 संबंधित 3 के अनुपात में NH3 हमारा हमेशा रहता है। ठीक है, अब जैसे अगर एक और बात करें हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का होता है मास 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 1/8, अर्थात जो यौगिक के अणु होते हैं या जो यौगिक के अणुओं में जो परमाणु होते हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई एक प्रकार के परमाणु से क्या बनते हैं, तत्वों के अणु, और अलग अलग परमाणुओं के अणु से क्या बनते हैं, या अलग अलग परमाणुओं के अणुओं को हम क्या कहते हैं, यौगिक। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि परमाणु के संयोजन से अणु बनता है और उनमें भी 2 प्रकार के अणु आपने सीखे। पहला अणु आपने सीखा तत्वों वाला और दूसरा अणु आपने क्या सीखा, दूसरा अणु आपने सीखा यौगिक वाला। क्लियर? फिर आपने एटोमेटिसिटी अर्थात परमाणुकता देखा, परमाणुकता के साथ साथ यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये आपने सीखा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अगला जो टर्म है हमारा वो है आयन। क्योंकि हम बुक के अनुसार चल रहे हैं तो बुक में जो जो टॉपिक आएगा हम उसको एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए आयन का नाम पहले हम समझिए, नाम आयन है। ठीक है, आयन टर्म मतलब होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी आ जाए। जैसे किसी को 2 चप्पल मार दीजिए तब वो गुस्से से लाल हो जाएगा, या उसको 2 बोतल दारू पिला दीजिए तो वो मनमना जाएगा। ठीक है, तो यही हाल होता है। जैसे अब बात ये है, जैसे Na, ठीक है, Na को 2 चप्पल मार के, ठीक है, इसका क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दीजिए तो Na+ हो जाएगा। अब ये हो गया चार्ज। और ये है क्लोरीन, इसको क्या कर दीजिए, इसको पिला दीजिए दारू, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो ये हो गया Cl-। तो ये दोनों के दोनों चार्ज हो गए। अब आप कहेंगे कि कैसा, आप इसको भी 2 चप्पल मार सकते थे, आप इसी को क्यों मारे? कारण समझाते हैं आपको। जैसे हर कोई शराबी थोड़ी होता है, उसको शराब देंगे तब बजा देगा आपको ही तबला। उसी प्रकार से कुछ तत्वों का नेचर होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। क्या करते हैं, त्याग देते हैं, और ये बनाते हैं धन वाला यानी कि धनायन। क्या बनाते हैं, धनायन। और कुछ कर्जा ले लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऋण आयन। क्या बनाते हैं, ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। और इसको कहते हैं एन आयन। क्लियर, एन आयन। अर्थात अब मोटा मोटा हम समझे तो आप देख पा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है। अर्थात जब परमाणु, जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आवेशित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं धनायन या मोटा मोटा आयन कहते हैं। आयन में भी 2 प्रकार के, ऋण आयन और धन आयन। धन आयन मतलब धनी, जिसने कहा जाओ तुम्हें आजाद किया, तो वो धन आयन।
और जो कहता भैया हमको कर्जा दे दो वो ऋण आयन। क्लियर? तो ये हो गई बात धनायन और ऋणायन की। अर्थात जो तत्व कर्जा ले लेते हैं उनको हम ऋणायन बोलते हैं, जो तत्व लात मार के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते हैं उनको हम बोलते हैं धनायन। जैसे Mg, देखिए Mg मैग्नीशियम, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है तो यहां हम बता नहीं सकते, बस आप मोटा मोटा समझिएगा। Mg क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर फेंक देता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा उतना इस पे चार्ज लग जाता है। ठीक है, Mg2+, ठीक है, Mg2+, 3 निकालेगा तो Mg3+, 4 निकालेगा तो Mg4+, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों को लात मार के बाहर फेंकेगा उतना धनी हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉनों को बुला लेगा उतना वो ऋणी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का काम यही है। ठीक है, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव जब बनता है प्लस वाला तो उसको हम कहते हैं धनायन, धनी हो चुका है, और जब ले लिया तो ये ऋणायन, ऋणी हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार हमने सीखा कि आयन क्या होते हैं। जब तत्वों द्वारा, जब परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की फेरा बदल की जाती है, हेरा फेरी की जाती है, तब आयन बनता है। हेरा फेरी में अगर हेरा हो गया मतलब पास आ गया तो नेगेटिव, भाग गया तो पॉजिटिव, यानी कि कैटायन और एनायन का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए देखिए, बस आयन इतना ही आपको समझना था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मोटा मोटा कि निम्नलिखित में से आयन कौन है, तो आप आराम, जैसे मान लीजिए Cl Na और Mg, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से आयन कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं ये आयन है। ठीक है, क्या है ये? आयन है। अच्छा, कभी कभी हमसे पूछ लेता है ऐसे करके NH4+, ये बताइए जरा, तो SO2 आपसे कहेगा कि बताइए ये कौन सा आयन है, या आयन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे अरे हमने तो पढ़ा था सिंगल सिंगल वाला, ये पूरा परिवार कहां से आ गया, अब क्या बताएं हम। तो भैया ये भी आयन ही है, लेकिन ये यौगिक का आयन है। यौगिक, अभी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अलग अलग परमाणुओं से जब मिल करके क्या बनता है, यौगिक, तो ये यौगिक का आयन है और ये तत्व का आयन है। क्लियर? चलिए, तो अब ये बात हो गई आयन की। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बुक के अनुसार रासायनिक सूत्र। देखिए, रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाएंगे, अब हमारा ये टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है, खूब एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, कंपटीशन लेवल से भी एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाते हैं। देखिए, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, किसी भी रासायनिक जो भी पदार्थ ले लीजिए, यौगिक ले लीजिए, ठीक है, उनका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीजें जानना बहुत आवश्यक है। पहला, संकेत। संकेत मतलब जो तत्व है वो कौन सा है, और दूसरा हमें जानना होता है उसकी संयोजकता। अब देखिए, अब आप कहेंगे संयोजकता क्या है। संयोजकता मतलब मोटा मोटा समझिए, इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने योग्य हो या जो बंध बनाता हो। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको बैलेंस ही पढ़नी पड़ेगी, वो यहाँ का टॉपिक है नहीं। यहां सिर्फ हम इतना समझते हैं कि रासायनिक सूत्र हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए, तो अगर 2 चीजें आपको पता है रासायनिक सूत्र के लिए, संकेत और संयोजकता, अगर आपको संकेत और संयोजकता पता है तो आप आराम से कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए, जैसे हमने कहा Mg और ऑक्सीजन, बताइए इसमें जो तत्व बनेगा उसका बंध कैसा होगा। चूंकि Mg की संयोजकता होती है 2, ठीक है, कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी होती है 2, ठीक है, कितनी होती है 2, तो ये दोनों 2 है, तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा Mg2O2, ठीक है, Mg2O2। लेकिन जब सेम सेम रहे, जैसे यहां सेम सेम है तो इसको आप काट भी सकते थे, एक एक हो जाएगा, तो अर्थात क्या बन जाएगा MgO, क्या बन जाएगा MgO। थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगा होगा, दूसरा समझते हैं। देखिए, जैसे पोटेशियम K और Cl, पोटेशियम की संयोजकता होती है 1, कैल्शियम की होती है 1, क्लोरीन की होती है 1,
बस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो क्या बन जाएगा, KCl हो गया, KCl, ठीक है, KCl। अच्छा एक और समझिए, Mg, Mg का कितना बताया मैंने आपको, 2। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना बताया मैंने आपको, 1। 1 देखिए 1 का मल्टीप्लाई हुआ Mg में, पहले आ गया Mg, फिर मल्टीप्लाई होगा Cl2, तो ये फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। अर्थात अगर आपको संयोजकता पता है और आपको सिंबल पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आप फास्फोरस क्लोराइड बनाइए, अभी आप छोड़िए पेंटाहेक्सा गया तेल लेने, ठीक है, पहले आप समझते हैं कि फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। देखिए फास्फोरस, अगर आप फास्फोरस की संयोजकता के बारे में बात करें तो 5 होता है, कितना, 5। क्लोरीन का मैंने आपको कितना बताया अभी, 1 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1। ये हम निकालना सीखेंगे लेकिन अगले अब चैप्टर आएगा तब, अभी यहां समझते हैं। बस आपको कैंची गुणा करना है, इसका एम्मा इसका एम्मा, तो देखिए P एक कम P आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और Cl5, PCl5, ये सूत्र होता है फास्फोरस पेंटा, 5 मतलब होता है पेंटा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। एक और एग्जांपल समझिए, कार्बन और Cl, देखिए कार्बन का होता है 4, Cl का होता है आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम है, कार्बन टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, 3 मतलब ट्राई, 2 मतलब डाई, ठीक है, 2 मतलब डाई। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन का होता 4, ऑक्सीजन का होता 2, ठीक बा। अब ये देखो कटता है, 2 एक कम 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 से काट दीजिए, देखो कट गया ना, जब सेम सेम है तो काट सकते हो आप, 2 का मल्टीप्लाई इधर 1 का इधर, तो CO2 बन गया, CO2। इस प्रकार से आप कोई भी सूत्र आराम से बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको उस तत्व का सिंबल मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कार्बन, तो आपने बना दिया ये कार्बन थोड़ी है, ये क्लोरीन है, तो पूरा गुड़गोबर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से, ठीक है। तो इस प्रकार हम रासायनिक सूत्रों को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो अगला टर्म है उसको हम समझते हैं। पुस्तक के अनुसार जो हमारा अगला टर्म है रासायनिक सूत्र के बाद में, उसको हम समझते हैं और आसानी से चीजों को समझते हैं। देखिए अगला जो हमारा टर्म है वो है आणविक द्रव्यमान, मतलब मोलर मास। आणविक द्रव्यमान इजी है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए आणविक द्रव्यमान ये क्या होता है हमको ये समझना है। इंग्लिश में बोले तो मोलर मास, मोलर मास। देखिए जैसे हम कोई भी अणु ले लें, जैसे हमने कहा आपसे O2, इसका आप द्रव्यमान बताइए, तो पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा O2 में कई ठे O है, तो आप देखेंगे एक O प्लस 2 O, 2 ठे O है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, फिर इसका भी 16, कितना हो गया 32, खत्म, कहानी खत्म। यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जितने उसमें परमाणु है सबका हम द्रव्यमान जोड़ देंगे, काम खत्म हो गया। जैसे छोटा एग्जांपल है H2O, हाइड्रोजन है एक हो, फिर एक और हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का होता है एक प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 18, ठीक है। 18 होता है, U लिखा जाता है, U फॉर यूनिट, ठीक है। 18 U होता है क्या, क्या आणविक द्रव्यमान या मोलर मास किसका, H2O का, ठीक है, H2O का। CO2 का निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, कार्बन एक है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है 12, मास की बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। तो मास हो गया 12, इसका होता है 16, फिर इसका होता है 16, 16 16 32 और 12 44, ठीक है, 44 U होता है इसका मास या इसका द्रव्यमान, ठीक है। क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है, क्या होता है द्रव्यमान, ग्राम भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास होता है द्रव्यमान, क्लियर हो गया, आराम से आप निकाल सकते हैं।
कोई भी तत्व आपको दे दे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक तत्व मान लीजिए हमने दे दिया NaCl। देखिए Na का 23 होता है, Cl का होता है 35.5, हम 35 ही लेके चलते हैं। बस इसको ऐड कर दीजिए 5 3 8 और ये 58। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 to 30 एलिमेंट को याद कर लिया, उनकी वैलेंसी याद कर ली, तो सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। केमिस्ट्री आपकी 80% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशंस को छोड़ करके। क्लियर? तो इस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान को निकाल सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में बनता ही बनता है और हमेशा कंफ्यूजन करता है और बहुत गलती भी होती है, लेकिन आज हम इस चीज को एकदम निपटा देंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब हमारा आ रहा है मोल द्रव्यमान। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और एग्जाम में खूब दबा के क्वेश्चन यहां से पूछता है। देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 10 के पावर 23 कण मौजूद होते हैं। कण मौजूद होते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, खूब एग्जाम में पूछता है। जब आपसे कहे मोलर द्रव्यमान, तो किसी पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उनमें 6.22 10 के पावर 23 कण होते हैं, और इनको ही एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है या एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। ये ध्यान रखे रहिएगा, खूब पूछता है कि ये एवोगाद्रो नंबर क्या है। तो एवोगाद्रो नंबर क्या है? 6.022 10^23। ठीक है, 6.022 10^23 ये है हमारा एवोगाद्रो नंबर। 1 मोल पदार्थ में 6.022 10 के घाते 23 कण होते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए कंफ्यूजन कहां होती है। कंफ्यूजन यहां होती है, कभी कह देगा कि 5 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा, या कह देता है कि 0.5 मोल में कितना नंबर होगा, मतलब कितने ये होंगे। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हमें खुद इंटर पढ़ डाले पूरा समझ में नहीं आएगा कैसे निकलता है ये। ठीक है, तो देखिए, इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, फट से आप निकाल लेंगे। बात समझिएगा एकदम ध्यान से। देखिए, इसको निकालने का तरीका, एक सूत्र है, परमाणु भार बराबर 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 10 के घाते 3 कण। अब इस सूत्र को आप रट डालिए, खा जाइए। एक भी क्वेश्चन कभी आपको फंसा नहीं पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा पाएगा। अब बात को समझिएगा कैसे। जैसे हमने बात कर दिया कार्बन का, ओके, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। 1 मोल बराबर 6.22 10 के पावर 23। अर्थात अगर हम आपसे कहें कि कार्बन के 12 ग्राम में कितना मोल होता है? 1 मोल। कितने कण होते हैं? 6.022 10 के पावर 23। हो गया ना काम? हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार समझाएंगे तब आएगा। कार्बन के 1 मोल में कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। कार्बन के 1 मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 10 के पावर 23। इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, आगे समझिए। कार्बन की जगह हमने ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 ग्राम। मोल तो अपनी जगह पे ही रहेगा, मोल तो बदलेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा? 0.22 10 के पावर 23। अब देखिए बदल गया, कार्बन में 12 था, यहां 16 हो गया। तो हमसे क्या मतलब है? होने दो, हमारा तो सूत्र ही है परमाणु भार
बराबर 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 10 के पावर 23। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। इसको आपने समझ लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई कभी गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। अर्थात 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन होता है या 6.022 10 के पावर 23 ऑक्सीजन के कण होते हैं। चलिए अब इस सूत्र की मदद से अब हम आपको एक सवाल देते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा छोटा एग्जांपल, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, 1 मोल बराबर 6.022 10 के पावर 23। तब भी यही होगा, 1 मोल में 1 ग्राम। और ये अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये वाला बदल जा रहा है, ये दोनों नहीं बदल रहे हैं। नहीं बदलेंगे, 1 मोल में कणों की संख्या सेम रहेगी सबके लिए। 1 मोल हाइड्रोजन में भी 6.022 10 के पावर 23, 1 मोल नाइट्रोजन में भी, 1 मोल ऑक्सीजन में भी, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना लेना चाहे आप सब ले लीजिए। 1 मोल की बात कर दिया तो कणों की संख्या इतनी ही होगी। हाँ, ये बदलता जाएगा, यही बदलता है, और इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते, समझे नहीं आता किसको किससे डिवाइड करें, बड़ी उलझन होती है। जो पढ़ा होगा ये टॉपिक वो समझ रहा होगा कहां दिक्कत होती है। अब देखिए दिक्कत कैसे गायब होती है। देखिए सवाल को समझेंगे और चेप देंगे पूरा हम। देखिए सवाल पहला हमारा है, एकदम आराम से हम करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आराम से हो जाएगा। देखिए हाँ, हमसे कह रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में, देखिए सवाल कह रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में मोल बताइए या मोल की संख्या बताइए। मोल की संख्या, मोल की संख्या। देखिए हम इसको कैसे चपेटा मारते हैं, ध्यान समझिएगा। पहले ये बताइए हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितना है, 1 मोल है। भैया 4 ग्राम में 1 मोल है ना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/4 मोल। 1/4 मोल, अगर 1 ग्राम में 1/4 मोल है तो 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 13 मोल। बताइए कहां दिक्कत हुई, कहां दिक्कत हुई आपको। अब हमको कंफ्यूजन यही होती थी ना, ये इस 4 कहां से आ गया। कभी यहां 4 यूज कर लेता है, कभी 18 यूज कर लेता है, कभी 16, समझ नहीं आता था। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से कौनो सवाल दे दे, एक सवाल आप नहीं फंसेंगे तो मेरी गारंटी आप तुरंत कमेंट बॉक्स कीजिएगा, उसका सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आपको, ठीक है। या टेलीग्राम कीजिएगा न्यू एसएससी प्रिपरेशन पे। देखिए हो गया, एक ही सवाल नहीं। चलिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए अगला सवाल आपको बदल दिया, लिख रहा है कि 12.044 गुणे 10 के पावर 23 हीलियम गुणे 10 के पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, मोल की संख्या बताइए। अच्छा ये कह रहा है कि ये संख्या दे दिया, अब आपसे कह रहा है इसमें मोल बताइए। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां भार दे के पूछा था मोल बताइए, अब यहां ये वाला दे के कह रहा है मोल बताइए। कोई बात नहीं, बताएंगे भैया बताएंगे। देखिए 1 मोल में, ये है 1 मोल, 1 मोल में कितना है, इतना है। 1 मोल में है 6.022 10 पावर 23। हमसे कह रहा है, अब देखिए इतना है, कितना है भैया, 6.022 10 पावर 23 संख्या है 1 मोल में। हमसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे कर दें, एक संख्या में कितना होगा, 1/6.022 10 पावर 23। नहीं समझ में आया आपको भाई, 6.10 के पावर 23 संख्या में 1 मोल, तो एक संख्या में इतना मोल। हमसे कहा है इतना संख्या, कोई बात नहीं, 12.044 10 के पावर 23 में पूछ रहा है, तो 1/6.022 गुणे 10 के पावर 23 गुणे पूरा कितना हो जाएगा, 12.044 10 के पावर 23। पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि कितने मोल आएंगे, 2 मोल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये दिया
तो भी हमने इसको निकाल लिया, ये दिया तो भी हमने इसको निकाल लिया। केवल अपने फॉर्मूले पे बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। और देखिए ये ओपन क्वेश्चन है, अगर साइंस से क्वेश्चन बनता है तो यही बहुत बनता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है ना कि कौन सा मास रखें, कौन सा क्या रखें, समझे में नहीं आता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से, चलिए एक दो सवाल और आपको समझाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, हाँ देखिए कह रहा है कि इसमें द्रव्यमान का अवकलन कीजिए, मतलब अब आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। अभी तो आपसे मोल पूछ रहा था ना, अब मोल देकर के आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। देखिए आपसे कह रहा है 0.5 मोल, 0.5 मोल N2 का आपको द्रव्यमान बताना है। 0.5 मोल N2 का आपको द्रव्यमान बताना है। अब आप कैसे बताएंगे, देखिए बात को समझिएगा। एक मोल में N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन 2 ठे नाइट्रोजन बा, तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, कितना हो जाएगा 28। अब देखिए ये हो गया 28, लेकिन हमसे कह रहा है 0.5 मोल बताना है। 0.5 मोल, एक मोल में 28 है, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 28 यानी कि 14। कितना हो जाएगा 14, बस खत्म। ठीक, कहानी खत्म, जा जय श्री राम। ठीक है, तो भैया N2 दिया था तो N2 का 28 होगा ना, अगर N दिया होता तो N का 14 होता, जितना दिया उतना हमने कर दिया। एक सवाल और समझ लीजिए आप, देखिए अगला सवाल लिख रहा है, हाँ देखिए अगला सवाल लिखा कि 0.5 मोल नाइट्रोजन का, अब इसका आप द्रव्यमान बताइए। देखिए आराम से निकालेंगे, एक मोल नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 14, कितना आंसर आएगा 7। कितना आंसर आएगा 7। ठीक है, तो देखिए ये था दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम क्या था, परमाणु और अणु, जिसमें हमने परमाणु के बारे में सीखा, अणुओं के बारे में सीखा, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का, ये मोल द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं। हमने आपको सिखाया अगर ये दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, ये दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, और अगर ये दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, साथ साथ ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका रामबाण है, इसको अच्छे से ध्यान रखे रहेगा कि परमाणु भार बराबर 1 मोल बराबर 6.022 10 की पावर 23 होता है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन से आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।